नमस्कार व्यूअर्स, आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं और बहुत अच्छा जो हम आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। जो एक बहुत साधारण जो जानकारी तो सभी को है कि जो आयुर्वेद है उसमें वात पित्त कफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर एग्जैक्टली वात पित्त कफ का सिद्धांत क्या है वो आज डॉक्टर शर्मा जी से हम जानेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा वात पित्त कफ के बारे में गाइड करें। आयुर्वेद के अंदर जो प्रमुख थ्योरी है, ये जी। सिद्धांत है हमारे, वो त्रिदोष सिद्धांत कहते हैं। जी। ये त्रिदोष वात पित्त और कफ, जो आयुर्वेद इस त्रिदोष थेरेपी के अंतर्गत ही सारा मतलब आयुर्वेद इसके ऊपर ही पूरा चलता है। और इसमें अब क्या है कि व्यवहारिक तौर पर बड़ा समझना कई बार कठिन हो जाता है कि भाई वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। इसको बिल्कुल बहुत साधारण तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि दोष क्या है। दोष मीन्स नॉट द डिफेक्ट। दोष दोष को आमतौर पर कॉमन आदमी क्या होता है कि भाई इसमें दोष है। दोष मतलब अवगुण, अवगुण नहीं है। दिस फैक्टर, पोटेंशियल फैक्टर है ये वात पित्त कफ हमारे 3 पोटेंशियल फैक्टर हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो वात वाला है, वात को एक सामान्य आदमी इस तरह समझता है कि जो शरीर के अंदर एक फिजियोलॉजी लेवल पर एक जितनी भी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, हम हाथ ऊपर करते हैं, हम बोलते हैं, हम गाते हैं, हम खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये क्या है? दीज ऑल आर न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी जो हमारे वो से मतलब चल रही है, ब्रेन से चल रही है। तो नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल करने के लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे संहिताकारों ने इसको वात शब्द का नाम दिया है। कि इसीलिए जैसे अगर किसी आदमी को पक्षाघात हो गया, लकवा हो गया, तो हम क्या कहेंगे? इसको वात व्याधि हो। ये वात दोष की प्रधानता से होने वाली व्याधि है। इसी तरह से मतलब जो वात व्याधि जितनी भी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी है वो आप इसके थ्रू कंट्रोल कर लीजिए। इसको ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी शरीर के अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है हमारी, वो सब वात दोष के थ्रू। डॉक्टर साहब, जो फिजिकल एक्टिविटीज हम चलते हैं, कूदते दौड़ते हैं, वो भी वात के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब वात के थ्रू ही होती है। ये वात के ही मतलब कार्य है जी। जो मतलब जो मूवमेंट है हाँ, जो भी मूवमेंट है। हमारे संस्कृत में या चरक संहिता में शब्द आता है, यदि हस्ति तद अन्यत्रम यन्ने हस्ति न त्वत्क्वचित्। इसका मतलब यह है कि जो जगत में है वही शरीर में है, जो शरीर में है वही जगत में है। अब शरीर के अंदर हम वायु देखते हैं, प्राण वायु या ऑक्सीजन, हवा में हवा का क्या हमें, हवा हमें समय चलती रहती है, चलायमान होती है, चंचल होती है, हवा उड़ा के ले जाती है हवा। तो ये सारी एक्टिविटी हमें मतलब जो होती है वात के थ्रू। उसके बाद आता है पित्त। पित्त क्या है कि ये हमारा दूसरा मतलब पोटेंशियल फैक्टर है जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। हमने खाना खाया, ठीक है ना, अब खाना खा करके उसका पूरा पाचन होता है। उसी खाने से हमने एक रोटी खाई है, रोटी खाई, रोटी से हमारा मतलब शरीर में अन्न रस बना, उससे हमारी खून बना, उसके अंदर हमारी हड्डियां मजबूत हुई, उसके अंदर हमारी आंखों को ज्योति मिली है, उसके अंदर हमारे पैरों को ताकत मिली है। तो ये सारा मेटाबॉलिक चेंजेस उस एक रोटी से होता है। एक हमने रोटी खा ली, खाना खा लिया, भोजन कर लिया, उससे तो ये सारे परिवर्तन किसके थ्रू होते हैं? ऑल दिस मेटाबॉलिक चेंजेस, इसको हम कहते हैं पित्त। अग्नि, जैसे अग्नि को हम कहते हैं ना, अग्नि एक चमत्कार है। पित्त इज फायर। पित्त इज फायर। हाँ, उसको मतलब ये जो है, उसको फायर शब्द बड़ा साधारण है। अगर हम उसको कहें कि मेटाबॉलिक चेंज, परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो जैसे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं ना कि एक तो मतलब फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस मतलब क्या? दे कैन नॉट कन्वर्ट इनटू इमीडिएटली इन द सेम पोजीशन। अगर एक चीज को आपने जैसे कोई है मतलब मरकरी है या किसी को तोड़ के हमने रखा तो उसको वो फिजिकल चेंजेस हो गए, उसके छोटा रूप बना दिया बड़ा। लेकिन अगर हमने उसका केमिकल चेंज कर दिया तो वो मतलब आपने जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला दिया तो पानी बन गया। तो ये पानी क्या है? दिस वाटर H2O। हम लोग खाना है ना, H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब उसके अंदर दोनों को मिल गए तो कैटालिसिस जो मिल गया तो वो H2O बन गया। तो वो H2O क्या है? दैट इज केमिकल चेंजेस। अब उसके अंदर न हाइड्रोजन के गुण है न ऑक्सीजन के गुण। ये है केमिकल चेंजेस। मतलब जो अपने पुराने पदार्थ की चीज है वो सारी निकल जाए। अब जैसे आपने रोटी खा ली है, आपने मतलब जो भी अन्न खाया है, मिठाई खाई है, अब उससे खून बन गया। कहते हैं ना भाई, आप पालक खा लीजिए, आप अनार का जूस पी लीजिए, आप गाजर का जूस पी लीजिए, आप आम खा लीजिए, ठीक है ना। तो इनसे आपके शरीर के अंदर ताकत आ गई। लोग कहते हैं ना हमारे पास ताकत, हमारे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बढ़ गए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बढ़ गए, ये एनर्जी, ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से आया? अब उसके अंदर आपके खून के अंदर आम नहीं मिलेगा, उसके खून के अंदर गाजर नहीं मिलेगी, उस खून के अंदर अनार नहीं मिलेगा,
वो क्या है, दैट इज केमिकल चेंजेस। ये तो हमारे शरीर के अंदर इतनी चीज है, मतलब जैसे मतलब शरीर के अंदर जो हमारे जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस, या आयुर्वेद में एक पॉपुलर शब्द है जठराग्नि। जठराग्नि मीन्स मेटाबॉलिज्म। कि ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, हम जो खाते हैं वो पचता है, उसमें से क्या होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों। एनाबॉलिज्म मतलब दैट इज यूज्ड बाय द बॉडी, कैटाबॉलिज्म इज वेस्टेज। आपने जो खाया, जितना आपने जो खाना खाते हैं, जो भी आपने भोजन या जो भी आपने पदार्थ लिया है, वो शरीर के लिए जितना उपयोगी है वो आपको शरीर का निर्माण का कार्य कर देगा, और जो नहीं उपयोगी है, वेस्ट है, दैट निकल जाएगा, उसको कैटाबॉलिज्म कर दिया, खत्म कर देगी, भाई इसकी जरूरत नहीं शरीर में, वो के मल मूत्र के रूप में आपसे बाहर शरीर से निकल जाएगा। तो ये जो चीज, इस तरह के जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, वो आपके मतलब पित्त दोष के, पित्त फैक्टर, दैट इज पोटेंशियल फैक्टर ऑफ दी अग्नि, या जो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कफ। कफ का मतलब है ना शरीर के अंदर निर्माण, सृजन की प्रक्रिया, जो हमारे हड्डियां मजबूत हो। एक बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर हड्डियां बनती है, उसका शरीर देखो, आप देखते हैं छोटा सा बच्चा होता है, पहले कितना मतलब 5 पाउंड का होता है, धीरे धीरे बढ़ के फिर कितना बड़ा विशाल का शरीर बन जाता है। तो ये निर्माण का काम कौन सा होता है, उसकी हड्डियां बनती है, उसकी मतलब मसल्स बनती हैं, उसके अंदर खून बनता है, उसके अंदर बाल बनते हैं, सारी चीजें बनती है। तो ये सब क्या है, ये कफ की प्रक्रिया है। हम कफ के अंदर, कफ से अंदर जो शरीर के अंदर शक्ति होती है, सृजन की शक्ति होती है, वो सृजन की शक्ति जो है वो कफ देता है। उसके थ्रू आप खड़े होते हैं, उसके थ्रू आप अपना स्टैंड लेते हैं, उसके थ्रू अपने ब्रेन का उपयोग करते हैं, उसके थ्रू मतलब वो हम जो एक धार्मिक पक्ष से अगर आप देखें ना, तो इनको हम मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी समझ सकते हैं। ब्रह्मा जो है, बड़े सरल शब्दों में, जो हमारे शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने बताया होगा कि भाई इतनी सारे शायद डिटेल बात पे कब शायद आम आदमी ना समझ पाए, तो उन्होंने भगवान बना दी कि इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, त्रिदेव की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा। तो ब्रह्मा जी का काम क्या करते हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृजन का काम किया, निर्माण किया, उन्होंने बच्चों को पैदा कर, उसके बाद उसको वो नहीं, मतलब उसके बाद उसका रोल पूरा हो गया। तो ये हो गया हमारा मतलब ब्रह्मा वाला काम हो गया। फिर उसके बाद में विष्णु जी का काम आ गया। तो विष्णु जी का काम क्या है कि वो है मतलब आपका सृजन का काम, पालन करता, जगपाल। तो जो पालन करने का काम है वो आपके शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में बॉडी के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस भी होते हैं। देखिए ना, एक आदमी बच्चा बना पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, और फिर एक दिन वो समाप्त हो जाता है। तो वो डिजेनरेटिव चेंजेस, धीरे कंटिन्यूअस प्रोसेस, धीरे धीरे एक सामान्य प्रक्रिया में कुछ समय के बाद में एक नियत आयु होती है, और नियत आयु के बाद वो अपना कार्य पूरा करके चला, जैसे हमारे ऑर्गन्स की भी होती है, इसी तरह से शरीर की भी होती है कि भाई इस आदमी का इतना मतलब जो रोल था इतनी देर, तो वो संहार करता, वो शंकर भगवान को हमने काम दे दिया है। तो ये अब जो अगर आपने वो आरती कभी सुनी हो, तो जग करता, जग भरता, जग संहार करता, ये जो जगदीश्वरी वाली आरती में आता है। तो जो जग करता है, तो वो हो गया, ब्रह्मा जी ने बना दिया। जग भरता, पालन पोषण करता है, विष्णु भगवान ने कर दिया। और जग संहार करता है, उसके बाद में एक समय जब अब आपका काम पूरा हो गया है, आपका एक रोल पूरा हो गया, जैसे पिक्चर खत्म हो गई तो आप उठ के चले जाएंगे। आपका जो जहां पर भी आए हैं, जिस काम में गए, आप ऑफिस में गए, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई तो आप निकल जाएंगे। तो ऐसे ही वो चीज जो हमारा, तो शरीर के अंदर जो 3 तरह के मतलब जो चेंजेस होते रहते हैं, वो यही मतलब वात पित्त कफ ही हमारे सारे करते हैं। और इनको ही हमारी जो चिकित्सा सिद्धांत, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, कि हम इनमें से कोई इम्बैलेंस हो जाता है, बिल्कुल, कभी वात बढ़ गया, कभी पित्त बढ़ गया, कभी कफ बढ़ गया, तो इनको हमने बैलेंस करना है। हमने मतलब समदोष, हमारा स्वस्थ होने का कॉन्सेप्ट क्या है, समदोष समाग्नि। हमारा जो सिद्धांत मतलब जो है ना, वो जैसे उनका जो दूसरे मॉडर्न साइंस वाले क्या कहते हैं कि अब्सेंस ऑफ डिसीज इज हेल्थ। हम ऐसा नहीं मानते, अब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं, मतलब डिसीज तो होनी है, उसकी अब्सेंस, हम मतलब उसके बाद ईज, हम कहते हैं कि सारे दोष ही समान रूप में रहें, ही शुड बी ईज ओनली। डिसीज क्यों, व्हाई डिसीज, ओके, ईजी रहे, हमेशा ही सम दोष, मतलब जो सारे दोष, उसके बाद पित्त कफ अगर नॉर्मल फॉर्म में रहते हैं तो उसको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। और वही समदोष हो गए। और समाग्नि, सम हमारे पास मतलब जो मेटाबॉलिज्म के 12-13 प्रकार की जठराग्नियां होती है, उसका हर एक का एक उसमें जैसे मतलब वाताग्नि, पित्ताग्नि, कफाग्नि, जठाग्नि, रसाग्नि, धात्वाग्नि, इस तरह की जो अलग अलग, उसमें हमारे यहाँ क्या है कि हमने जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को 7 तरह की धातुएं माना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्या अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं। तो उनमें सबका अपना अपना रोल है। बड़ा जिस तरह हर चीज क्या होता है ना कि भाई ये
ये काम मतलब ये सेक्शन ये काम वो करेगा, ये इसका वो करेगा। ऐसे ही बॉडी के अंदर भी सभी का होता है और हर एक का एक-एक पार्ट बना, सबका रोल बना हुआ है। तो उसके हिसाब से हमारी धातुओं का होता है। तो हम जब चिकित्सा करते हैं तो धात्वाग्नि चिकित्सा कर लेते हैं कि सारी धातुओं को सामान्य जाए। जैसे हम जजमेंट करते हैं, जैसे आपको कहते हैं ना, कोई डॉक्टर्स कह देते हैं आपको कि भाई इसमें कैल्शियम की कमी है। जी। जैसे कैल्शियम धातु की कमी है। कोई कहता नहीं कि आपके अंदर आयरन की कमी है, कोई कहता है आपके विटामिन डी की कमी है, कोई कहता है आपको बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। तो ये क्या है, डिफिशियंसीज है। तो ये हम धात्वाग्नियों को ऐसे ही हम भी उनके लक्षणों के थ्रू हम देख लेते हैं और उसके हिसाब से सामान्य कर लेते हैं। तो ये हमारे मतलब तीनों दोष का मतलब वो हो जाता है, वात पित्त कफ के हिसाब से हम वो करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत साधारण शब्दों में बताया। एक छोटा क्वेश्चन, मेरे को लगता है व्यूअर्स को भी बहुत क्यूरियोसिटी होगी इस क्वेश्चन की कि वात पित्त कफ तो हमें समझ आया कि इस तरह से करते हैं, तो जो हमारी दिनचर्या है या जो डाइट है वो भी इन सिद्धांतों पे, क्योंकि आपने बोला कि जो हमारे शरीर में है वही इस विश्व में विद्यमान है, तो वो जो डाइट और लाइफस्टाइल वाली जो चीजें हैं वो वात पित्त कफ की श्रेणियों में इसी तरह से एक्टिव होती हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके हिसाब से ही हमें मतलब देखना पड़ेगा जी। कि इसमें क्या है कि हम मतलब दिन के भी मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि दिन का जो सुबह का पोर्शन होता है वो वात वाला होगा, हमें एक्टिव होना चाहिए। जी। दोपहर वाला मध्य और पित्त वाला होगा, उसमें हमने उसी हिसाब से केमिकल चेंजेस के हिसाब से करना है। जी। और रात का जो है वो आपको सोना है, मतलब कफ वाला काम हुआ है, क्योंकि रीजन आपका वो हो जाए, चार्ज होती बॉडी। जी। कफ के अंदर मतलब आपकी बॉडी को चार्ज करना है, तो उसके सही हिसाब समय से से सोना चाहिए। बिल्कुल सोना चाहिए, क्योंकि भाई नींद की क्या जरूरत है? नींद की जरूरत ही है, जैसे आप अपना सिंपल मोबाइल से समझ सकते हैं कि आपका अगर मोबाइल दिन भर यूज कर ले उसके बाद वो खत्म हो गया उसका चार्ज, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को चार्ज करने लगाते हैं। तो वो चार्ज करने का मतलब ये है कि उसमें एनर्जी आ जाएगी। शरीर को भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे आती है? वो एनर्जी हमें नींद के रूप में मिलती है। जिस आदमी को नींद नहीं आती वो हमेशा वीक रहेगा। अगर नींद आ जाएगी तो सारा चार्ज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग मतलब आमतौर पर कई बार मानसिक बीमारियों के आपने देखा होगा, चाहे एपिलेप्सी है या कोई और ऐसे मानसिक रोग होते हैं, तो उसमें डॉक्टर क्या नींद की गोलियां देते हैं। बिल्कुल। नींद की गोली से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या है, दैट गिव्स रेस्ट टू द माइंड। तो माइंड को रेस्ट मिल जाता है, शायद फिर अपने आप हो जाएगा। आपको मोबाइल बंद हो जाता है, आपको एक बार तो चलो यार इसको बंद ही कर देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर चालू करेंगे, अपने आप चालू हो जाएगा। तो लाइक दैट बॉडी को भी सलाह देने से बहुत सारी चीजें डिसकंटिन्यू हो जाती है और फिर आदमी फिर से फ्रेश हो जाता है। सवेरे जब हम उठते हैं तो फिर से फ्रेश होते हैं। यही हमारा नींद का रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।